पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक किताब लिखी है इंडिया एंड आई। इसमें एक चौंकाने वाली बात उन्होंने की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आखिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्यों आपसे कहना पड़ा कि वो सुसाइड कर लेंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल किया बड़ा सेंसिटिव है और मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि हुआ ये था कि जब मैं सीईसी था तो उनके वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, जो बहुत अदरवाइज बहुत नेक और शरीफ आदमी हैं, उन्होंने अपने वाइफ के इलेक्शन में अपनी स्पीच में एक जुमलेबाजी होती है, उसमें उन्होंने कहीं ये कह दिया कि हम माइनॉरिटी कोटा को डबल करेंगे। तो फ़ौरन बीजेपी ने शिकायत दर्ज करा दी कि भाई ये तो मॉडल कोड की वायलेशन है। तो हमने उनको नोटिस दिया और हमारी एक अदालत होती है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे हमने 4 दिन तक हियरिंग की। अभिषेक मनु सिंघवी साहब इनकी तरफ से और उनकी पूरी टीम 8-10 वकीलों की, और अरुण जेटली साहब बीजेपी की तरफ से उनकी टीम। तो 4 दिन की हियरिंग के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वाकई इन्होंने वायलेशन तो ये है। जी, और मॉडल कोड में, क्योंकि कानून तो मॉडल कोड है नहीं, ये तो एक बिल्कुल। मॉरल कोड की तरह है। तो लेकिन उसमें हम सिर्फ या एडवाइस या चेतावनी या सेंश्योर, ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। तो सेंश्योर तो वाज द मैक्सिमम पनिशमेंट, तो हमने उनको सेंश्योर कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स, मिनिस्टर वगैरह इलेक्शन कमीशन को और मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे, गालियाँ देने लगे कि ये बड़ा एरोगेंट हो गए हैं, ये वो है, क्या समझता है इलेक्शन कमीशन अपने को, वगैरह वगैरह। तो मेरे पास मेरे से हरीश खरे, जो मीडिया एडवाइज़र थे मनमोहन सिंह जी के, वो किसी ओकेजन पे मेरे घर आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपके जो मंत्री लोग ये इस तरह बोल रहे हैं ना, ये बहुत गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अगर मैंने ये मीडिया को बता दिया जी, तो आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने चेतावनी दी? चेतावनी दी। तो कह लेंगे मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा पीएम की इत्तला के लिए है ये, अब उनके नोटिस में लाइए, क्योंकि उनको शायद पता ना होगा। तो अगले दिन नहीं, मीडिया में ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि जो बयानबाजी चल रही थी, मीडिया के जरिए ही चल रही थी ना, लोगों को तो पता ही होगा। नहीं, मीडिया के जरिए अंदर मीडिया खाने। अंदर खाने लूज टॉक जिसको लूज कहते हैं, टॉक। लूज टॉक चल रही थी, जो मुझे बताने वाले भी हम्म। बता दिया करते थे। ज़्यादातर मीडिया हम्म। वालों से ही वो शेयर होती थी, हम्म। वही आके हम्म। उनके पास भी वही जाते हैं, हम्म। हमारे पास भी वही आते थे, उन्होंने बताई। तो इस को जब मैं अगले दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमारे जो इंटरनल रैक्स एक्सचेंज होता है उस पर फ़ोन आया, और बड़े घबराए हुए, कुरैशी जी मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर आप हुक्म दीजिए। कह लगे नहीं नहीं आप बताइए। मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप जो हुक्म देंगे मैं हाजिर होऊंगा, और आप बताइए। तो उन्होंने कहा शाम को 7 बजे मेरे घर। मैंने कहा ठीक। जब मैं गया तो 7 बजे बिल्कुल गेट दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे। और फिर मेरे को अंदर ले गए। अंदर बैठते ही उन्होंने यही कहा कि कुरैशी साहब, मुझे हरीश खरे ने ये बातें बताई, अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो ये तो मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत शौक लगा। मैंने कहा कि सर ये आपके लिए तो नहीं था, आपको तो सिर्फ ये इत्तला दी गई थी कि आपके कुछ मंत्री जो हम्म। लूज टॉक कर रहे हैं, आप उनको प्लीज़ उनके पे अंकुश लगाइए। हम्म। तो और क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ़ करते थे, हम्म। हम्म। और वो तो कहते थे कि दुनिया में हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर अच्छी रेपुटेशन है तो इलेक्शन हम्म। कमीशन और इलेक्शंस की वजह से है। तो बहरहाल 15-20 मिनट मुझे उनको थोड़ा काम करने में लगे, क्योंकि वो बेचारे बहुत अपसेट थे, जिससे लगता है कि कितने वो सेंसिटिव थे कि बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल इमेज के बारे में। तो इसलिए ये एपिसोड मैंने, हालांकि 14 साल थे पुरानी बात है, लेकिन 12-14 साल, लेकिन मैंने इसका दोस्तों में तो जिक्र था लेकिन कहीं इसके बारे में लिखा नहीं था। लेकिन अब वो चूँकि अब वो दुनिया में है नहीं, वरना वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट महसूस होता। तो लेकिन वाकया इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन को अथॉरिटीज़ कैसे डील करती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन आपने भी उनको चेतावनी, यानी हरीश खरे को चेतावनी दे दी थी कि जो टॉक हो रही है वो गलत हो रही है, सरकार की सेहत पे असर पड़ सकता है अगर चुनाव आयोग कुछ बोलेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग की उस वक्त तो रेपुटेशन बहुत ही अच्छी थी जी। कि ज़रा से भी लोगों को, नेशन को भिनक लगे कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है,
उसको बुरा भला कहा जा रहा है, तो उस पर मीडिया भी बहुत सख्त रवैया रखता और नेशन भी रखती। तो इस वजह से मैंने यही बताया, मैंने कहा कि देखिए हमने अपने तक रखा है इसको, लेकिन हमने इसको पब्लिक कर दिया तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुरैशी साहब, ट्रंप की दूसरे कार्यकाल में जब सरकार आई तो उन्होंने यूएसएड को फंडिंग बंद की और आपके समय में एक एमओयू हुआ था जिसका जिक्र भी आपने किया है। उस पर फिर बहुत सवाल उठे थे, आप पर भी। वो राजनीति तो हम लोग जानते हैं क्या कुछ हुआ था, लेकिन आपने इसी में एक चीज़ लिखी है कि मौजूदा सरकार जो है उसको कंटिन्यू करती रही उस एमओयू को, जिसका फ़ायदा भी हुआ। और आपने यहाँ तक लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या उनकी मौजूदगी में ट्रिपल IIDEM जो है वो मजबूत हुआ है और दुनिया में एक्नॉलेज हुआ है। वो कैसे? जी, ये हुआ ये था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ट्रिपल हाँ, IIDM, वो कहानी पता है है ना, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट मैंने बनाया था। और उसका मकसद ये था कि हमारे अपने इलेक्शन स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। फिर जब मैं बना ही रहे थे तो हमने सोचा कि दूसरी कंट्रीज़ के इलेक्शन कमिश्नर्स को और कमीशन को, उनके अफसरों को भी ट्रेनिंग दी जाए। तो हमने शुरू की। तो उन्हीं दिनों, मेरी रिटायरमेंट से 13 दिन पहले की बात है, कि एक अमेरिकन एक सोसाइटी है IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, 150 मुल्कों में वो काम करती है। अभी भी है कि यह बंद हो गई, मुझे अब नहीं मालूम। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया कि ख़र्चा कम करने के लिए एक डिपार्टमेंट, जिसमें एलन मस्क को उसका हेड बना दिया। अब वो एलन मस्क जिस टाइप के आदमी है, उन्होंने इसमें USAID को सब फंड काटे और IFS के फंड काटे, और उसमें ये लूज टॉक कर दी कि इंडिया, हमारी ऑर्गेनाइज है अमेरिका, इंडियन इलेक्शन को फंड करता है, विच वॉज जो बिल्कुल टोटल बकवास थी कि इंडिया किसी से कोई 1 रुपए की ग्रांट किसी से नहीं लेता, हम अपने बलबूते पे अपने खर्चे से करते हैं। तो ये उन्होंने जो तहमत लगाई कि जी इंडिया को हम फंड देते थे, वो हम बंद कर रहे हैं, तो उसको फिर मैंने उसका जवाब दिया था उसी वक्त मीडिया में कि हमारा ये MOU था क्या। हमारा MOU इस फाउंडेशन से ये था, 2 चीज़ें थी उन पर कि भाई आप हमें एक तो ट्रेनिंग, हम इनको सबको, जिन कंट्रीज़ को आप लाएंगे सबको फ्री देंगे, लेकिन उनको लाने का काम हम नहीं कर सकते, उनको ठहराने का ख़र्चा हम नहीं दे सकते, फ्री ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। तो अगर आपने किसी को लाना है तो आप लेके आइए, ट्रेनिंग हम देंगे। और दूसरे, हमें उनसे एक मदद ये चाहिए थी कि भाई अगर जैसे साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, तो साउथ अफ्रीका को हम इंडियन इलेक्शन थोड़ी सिखाएंगे, हमें तो साउथ अफ्रीका के इलेक्शन उनको सिखाएंगे। तो ऐसी सूरत में जी 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 1 मिनट यार, ये क्या शोर मचा रहा हो, तुम रुकवा क्यों नहीं रहे? खड़े हुए देख के आ रहे हो और तुम चुपचाप, और रोका नहीं किसी को, खड़ा हुआ देख रहा है, बोल रोका क्यों नहीं तुमने? हाँ ठीक है, नहीं वो इतनी नॉइज हो रही है, वो खड़ा हुआ देख रहा है, हम समझे कि वो रोकेगा, कोई इशारे से रोकेगा, वो एंजॉय कर रहा है। कैसे करोगे? क्या नहीं, क्या कहाँ पैसे? आप तो कट मारो। हमें डोनाल्ड ट्रंप का या एलन मस्क का ये कहना कि हम इंडिया के इलेक्शन को फंड करते हैं, ये बिल्कुल बेहुदा बकवास थी। तो उसको कंट्राडिक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि IFS से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक 5 पेज का या 5 पन्ने का एक MOU हमने साइन किया, और उसमें ये हमने कहा कि भाई आप जिन लोगों को बाहर से लाना चाहते हैं उनका ख़र्चा आप कर लीजिए, और दूसरे इन लोगों को हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करना है उनके लिए बनाना है। साउथ अफ्रीका को हम साउथ अफ्रीका का इलेक्शन ही तो सिखाएंगे ना, इंडिया का तो नहीं सिखाएंगे। तो हमें उसकी जानकारी नहीं है, आपके पास है तो हमें मदद कीजिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उनके लिए बना सकें ख़ास तौर से। तो इसके लिए, और MOU में साफ तौर पे लिखा था कि ना इसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, ना लीगल इम्प्लीकेशन होगी। और पता नहीं क्यों एक जगह नहीं, 2 जगह ये लिखा था, 5 पन्ने के उसमें 2 जगह ये लिखा था। उसको लेके कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो नेशन के बिहाफ पे रोज़ाना क्वेश्चन करते हैं, वो ये MOU उठा कर देखो, ये MOU कुरैशी ने साइन किया, इतने दिन किया। उस शख्स ने पढ़ा तो नहीं MOU के, उसमें 2 जगह लिखा हुआ है कि ना कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, ना कोई लीगल इम्प्लीकेशन है। तो वो इसमें इस एपिसोड में ये वजाहत की गई है। और उसी इंस्टीट्यूट जिसको के सपोर्ट के लिए हमने ये MOU किया था,
उसी इंस्टीट्यूट में 113 देशों के इलेक्शन कमिश्नर्स ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। नहीं जा चुके हैं, लेकिन कुरैशी साहब मेरा सवाल ये था, वो मैंने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आपने लिखा है कि स्ट्रेंथन हुआ है, वो कैसे? नहीं, वो मैं ये बता रहा हूँ ना कि जब शुरू किया तो उस पर पहले एक मुल्क आया, फिर 5 आए, फिर 25 आए। तो ये तो है ना। मैं तो 13 दिन बाद रिटायर हो गया 2012 में। 2 साल के बाद मोदी सरकार आ गई। तो 100 मुल्क तो मेरे जाने के बाद और मोदी सरकार के आने के बाद हुए ना। द फैक्ट कि इस सरकार ने उस इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू रखा। अच्छा, और मेरे तो 13 दिन में मैं चला गया तो एमओयू में खराबी थी तो आप निकाल के फेंक देते, रिजेक्ट कर देते। उसको रिजेक्ट नहीं किया, आज तक कंटिन्यू किया। तो उसकी में कुछ खूबी ही तो थी। और देश की इतनी इज्जत इसमें बढ़ी है कि 143 देशों के हम कमिश्नर्स को हमने ट्रेनिंग दी हो, और उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कुछ लोग टीवी पे। यानी आपको लगता है कि सरकार की कोई भूमिका उसमें नहीं थी, सरकार ने उसको बढ़ाया? सरकार ने तो उस इंस्टीट्यूट को बढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाया। वो तो ये जो हॉस्टाइल लोग हैं जिनको कुरैशी को अटैक करने का मौका मिला, जो ताक में रहते हैं कि कोई चीज़ पकड़ी जाए इसकी, तो उनको ये मौका लगा कि देखो 13 दिन में ये कर गया इसने, अपने इलेक्शन कमीशन को, देश को बेच डाला। क्या बेच डाला? एमओयू, अनपढ़ आदमी एमओयू तो पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल। एक आपने लिखा है अपनी किताब में, ऑपोजिशन कम्स फर्स्ट, यानी ऑपोजिशन को आप लोग सबसे पहले प्राथमिकता देते थे, और सत्ताधारी पार्टी को रेगुलेशन चाहिए और इनको री अश्योरेंस चाहिए, ये लाइन आपने लिखी है। अभी जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये पूरी चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे तो मैं कमेंट करना भद्दा समझता हूँ, नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जो पहली बात इसमें ये की कि मैं इलेक्शन कमीशन में होते हुए ऑपोजिशन को प्रेफरेंस देता था। मेरे डायरेक्ट पॉलिसी इंस्ट्रक्शन थी पूरे सारे स्टाफ को कि देखिए, सरकार के हाथ लंबे होते हैं, वो तो अपने 50 काम अपने करा ही लेती है। ऑपोजिशन आउट ऑफ पावर है, उसके पास तो कुछ वो है नहीं, तो इसलिए उसकी हैंड होल्डिंग करना, उसको सपोर्ट करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये कहा था कि अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट मांगते हैं कल की, उसके बजाय आज की दो और फ़ौरन दो। और ये मैं याद दिला दूं कि मेरे पूरे कार्यकाल में 6 साल में अपोजिशन बीजेपी थी। तो मेरे ये जो प्रो अपोजिशन स्टांस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। और उसका नतीजा ये कि मैंने शायद मेंशन भी किया है इसमें या किसी और एपिसोड में कि अरुण जेटली साहब, जो ओरिजिनली मेरे मुखालिफ होते थे, क्योंकि मैं सुषमा जी के बहुत करीब था, सुषमा स्वराज के, तो लेकिन जब उन्होंने मेरा एक्शन देखा इलेक्शन कमीशन में, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी देखी, तो मेरे बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा और अच्छा लिखा है बाद में। तो अभी ऑपोजिशन को जगह दी जा रही है चुनाव आयोग में? आप फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसलिए अगर जगह दी जा रही होती तो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने 20-20 पार्टियां पेश नहीं हो रही होती। हमारी कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी को जाने का मौका ही ना हो, ना ज़रूरत हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम पार्टियों से डील करना हमारा काम है। इलेक्शन रिलेटेड मसलों को हल करना हमारा काम है। अगर हम नहीं हल करेंगे तो फिर वो दूसरे दरवाजे को खटखटाएंगे, तो हमारे बाद में तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कोई मतलब ही नहीं होता था। यानी आपको लगता है कि जो अपोजिशन की मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही इसी? ये अपोजिशन को कोई इज्जत ही नहीं मिल रही, कोई इज्जत नहीं मिल, उनको बुरी तरह डर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो बेचारे परेशान और दुखी होंगे, जो आज की हालत अनफॉर्चुनेटली यही दिखते हैं। एक पंजाब विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, ड्रग्स को लेकर आपने प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था चुनाव के बाद। अब फिर पंजाब का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कि वो जो मीनेस था वो खत्म हो गया है? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये अपना वक्त का मैं बता सकता हूँ कि 2012 में जब पंजाब का इलेक्शन मैं करा रहा था SCEC, तो हम नॉर्मली पैसा जो चलता है उसको रोकें, शराब बढ़ती है उसको रोकें, इसकी कोशिश, इसका सारे रोकथाम हमेशा करते ही हैं। तो पंजाब में भी हमने पूरी अपनी मशीनरी इस तरह लगा दी थी कि ऐसा कि रोकथाम करो। तो हमारी टीमों ने पकड़ा कि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, और हमने 1 महीने के अंदर 53 किलो तो या 55 किलो हमने हेरोइन पकड़ी, और हर प्रकार की ड्रग्स यूज़ हो रही थी। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी। तो मेरे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त थे, बुज़ुर्ग, मिस्टर GS चावला, वो अभी लुधियाना में रहते हैं।
उन्होंने कहा कि कुरैशी ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है और तुम्हारी रिसर्च और तुम्हारी जो रोकथाम की वजह से ये इन्फॉर्मेशन हाथ में आई है कि 5 ज़िले हैं जो बॉर्डर के हैं, जो प्रभावित हैं, कि कहाँ से ड्रग्स आती हैं, किस तरफ जाती हैं, किस तरह यूथ प्रभावित हो रहा है। ये इतना सीरियस मामला है कि ये तुम प्रधानमंत्री जी को एक ख़त लिख के भेजो। मैं पहले बड़ा रिलक्टेंट था कि ये देखिए प्रधानमंत्री को या सरकार को ख़त लिखना हमारा काम नहीं है, हमने इलेक्शन साफ़ सुथरा कराना था कि जिसमें लिकर ना बटे, ड्रग्स ना बटे, पैसे ना बटे, उतना भर हमारा इंटरेस्ट था, उसके बियॉन्ड हम क्यों करें। लेकिन चावला साहब की बात मुझे बहुत जची और मैंने प्रधानमंत्री जी को 2-3 महीने इलेक्शन के बाद हमने लिखा विद सम अपॉलॉजी कि साहब हमारा काम ये है नहीं, लेकिन हम आपके नोटिस में इसलिए ला रहे हैं कि ये देश के लिए एक बड़े चिंताजनक स्थिति डेवलप हो रही है और आप हमारी नॉलेज का जो कुछ भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं प्लीज़ उठाइए। तो अभी भी वो समस्या तो पंजाब में है, तो आपको लगा कि उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? समस्या तो अभी भी मौजूद है। नहीं, मैंने फ्रैंकली हम तो अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें मुड़ मुड़ के दोबारा नहीं देखा अभी क्या सिचुएशन है, कितनी नहीं है। एज ए रीडर थोड़ा बहुत पढ़ने में लगता रहता है, मालूम का जानकारी होती रहती है, जिसमें लगता है कि ड्रग प्रॉब्लम पंजाब में अभी भी बहुत सीरियस है। हालांकि काफ़ी रोकथाम की कोशिशों की रिपोर्टें आती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सीरियस मामला है। और उसको अब गुजरात की तरफ से बड़ी खबरें आने लगी हैं क्योंकि वो भी बॉर्डर स्टेट है। तो जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है हमें बहुत ही जागरूकता से इसको डील करना चाहिए देश को। कुरैशी सर, आपको नई किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसवाई कुरैशी। अपनी किताब में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका जिक्र इन्होंने किया और कुछ चौंकाने वाले बातें भी की हैं। किताब जल्द ही आपके सामने आएगी, लेकिन अपनी किताब के जरिए वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि आखिर अलग अलग मसलों पर, चुनाव आयोग से जुड़े हुए मुद्दों पर सच्चाई क्या थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि विपक्ष को चुनाव आयोग के सामने पहले से तरजीह कम दी जा रही है, इसीलिए उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है।